जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। भारतीय वायुसेना जल्द ही 400 अस्त्र मार्क 1 BVR मिसाइल का ऑर्डर देने वाली है। ये डील भारत के इंडिजिनस मिसाइल कैपेबिलिटी को मजबूत करेगी। अस्त्र मार्क 1 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है और ये एनिमी एयरक्राफ्ट को दूर से टारगेट करने में सक्षम है। अब अगर हम बात करें तो इस मिसाइल को DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है। इसका एम था कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाए और ये काफ़ी हद तक अपने एम को पूरा करने में सफल भी है। पहले इसे सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया गया था और अब ये तेजस मार्क 1 अल्फा, MiG-29 और जो राफेल प्लेटफॉर्म है उनमें भी हमें देखने को मिलने वाली है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी पहले ही 200 से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं उन्हें इंडक्ट कर चुकी हैं और आपको बता दें 2022 में 2,971 करोड़ रुपए का इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डसॉल्ट एविएशन इस समय अपने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी गंभीर है और वो किसी के साथ इसको जल्दी शेयर करने के लिए इच्छुक नहीं है। और इसी क्रम में UAE ने इनका जो राफेल F5 प्रोग्राम है उससे खुद को बाहर कर लिया है और प्रोग्राम को छोड़ दिया है। UAE ने राफेल F5 फंडिंग से पीछे खुद को हटा लिया है। उसके पीछे की वजह बताई गई कि फ्रांस ने जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, खासकर ऑप्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उसको शेयर करने से मना कर दिया था, जिसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात ने खुद को इस प्रोग्राम से अब बाहर कर लिया है। अब यहाँ पर इस पूरे F5 डेवलपमेंट का खर्चा फ्रांस अकेले उठाएगा। पहले यूनाइटेड अरब अमीरात तकरीबन 3.5 बिलियन यूरो देने वाला था, लेकिन डिले और बजट प्रेशर की संभावना अब इस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। F5 को लेकर UAE ने कहा था कि हमें जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का एक्सेस है वो चाहिए, जिसको लेकर फ्रांस राजी नहीं हुआ था। राफेल F5 सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है राफेल का, जहाँ पर एडवांस सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमें देखने को मिलेगा। लॉयल विंग मैन का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होगा। इसके अलावा इसमें हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटी भी देखने को मिलने वाली है। भारत तेजी से ऑटोनोमस सिस्टम जैसे कि रोबोट्स और ड्रोन्स हो गए, इनको कॉम्बैट में शामिल कर रहा है, जिसके पीछे का उद्देश्य है हाई रिस्क मिशन में जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हैं इन्हें कम करना। और फोकस इस समय ये है कि जम्मू एंड कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरियाज़ में इनको डिप्लॉय किया जाए। और इसी क्रम में भारतीय सेना काम कर रही है, जहाँ पर भारतीय सेना इस समय जो रोबोटिक म्यूल्स हैं इनको डिप्लॉय करने में लगी हुई है। आर्मी ने पहले ही क्वाड्रॉप जो रोबोटिक डॉग्स हैं इन्हें डिप्लॉय करना शुरू किया है। इनका काम सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस, बॉम्ब डिटेक्शन, लोड कैरिंग और रूम क्लियरिंग का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे जो रोबोट्स हैं इनको भी अब इंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन्स पे भी सेना बड़ा निर्णय ले रही है और सेना ने क्लियर कर दिया है कि भविष्य में ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं करेंगे, बल्कि अब वो एक्टिव कम्बैट का भी हिस्सा बन चुके हैं इंडियन आर्मी में। और आपको बता दें कि जो भैरव कमांडो बटालियन बनाई गई है, इसमें ड्रोन्स और लोइटरिंग मिनिशन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। टारगेट ये है कि 2027 तक 30,000 से ज़्यादा ड्रोन्स को डिप्लॉय करना है। और सिस्टम्स की बात करें तो हमें स्वार्म ड्रोन्स भी देखने को मिलेंगे। कामिकाज़ी ड्रोन जैसे कि नागास्त्र हो गया, ये भी देखने को मिलने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना एक नया एयर ड्रॉप्ड कनेस्टराइज्ड स्वार्म सिस्टम विकसित करने पर जोर दे रही है। इसे C-17, C-130 जैसे सुपर हरक्यूलिस या जो भविष्य के MTA विमान होंगे हमारे, उनसे लॉन्च किए जाने के योग्य बनाया जाएगा। ये सिस्टम काम कैसे करेगा? यहाँ पर ड्रोन कैनिस्टर में रखे जाएंगे ड्रोन्स जो हवा से गिराए जाएंगे। गिरने के बाद ये स्वार्म यानी कि झुंड में बदल कर जो ऑटो और सेमी ऑटो तरीके से टारगेट को ट्रैक करेंगे और उन पर अटैक भी करेंगे। ये एक साथ कई टारगेट को हिट करने की क्षमता रखेंगे। रेंज की बात करें तो इन ड्रोन्स की रेंज कम से कम 500 किलोमीटर की होगी। स्पीड 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की, और ये अपने साथ 300 किलोग्राम प्रति ड्रोन के हिसाब से जो पेलोड है वह कैरी कर पाएंगे। इनका मुख्य टारगेट होंगे एनिमी के रडार सिस्टम, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और एयर डिफेंस सिस्टम। ये खास इसलिए है क्योंकि ट्रांसपोर्ट विमानों को भी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदला जाएगा और जो विमान है वो दुश्मन की सीमा से दूर रहकर स्टैंड ऑफ हमला कर सकते हैं। भारत का रक्षा मंत्रालय लगभग $7 बिलियन खर्च करके एमका मार्क 2 के लिए 6th जनरेशन इंजन को डेवलप करना चाहता है। यह प्रोजेक्ट DRDO की GTRO द्वारा संभाला जाएगा और इसके अलावा 2026 में ही पार्टनर्स को चुन लिया जाएगा। इसकी कंफर्मेशन सामने आ चुकी है। संभावित पार्टनर्स की बात करें तो रोल्स रॉयस इस समय फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत को ऑफर कर रहा है। वहीं सैफरान को सबसे प्रबल दावेदार माना गया है। जनरल इलेक्ट्रिक भी इसमें दावेदार है, लेकिन इनके जीतने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। $7 बिलियन सिर्फ डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और शुरुआती टेस्टिंग के लिए है। अगर हम असली कुल लागत की बात करें तो वो $10 बिलियन तक जा सकती है।
अतिरिक्त खर्च की बात करें जो बजट में शामिल नहीं है, तो उसमें ग्राउंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो गई, जिसमें एल्टीट्यूड टेस्ट हो गया, वाइब्रेशन रिग्स हो गई, फ्लाइंग टेस्ट बेड हो गया। यानी अब ये कंफर्म है कि फ्लाइंग टेस्ट बेड एक्टिवली कंसिडर किया जा रहा है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट के इंजन को टेस्ट किया जाएगा। प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्किल्ड मैन पावर ट्रेनिंग हो गई, फ्यूचर अपग्रेड जो हो गए वो इसमें शामिल हैं, जो कि अतिरिक्त खर्च में रखे गए हैं। चुनौतियाँ ये है कि भारत इस समय एडवांस एरो इंजन इकोसिस्टम में अभी बहुत ज़्यादा सीमित ही विकास कर पाया है और इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना है। और कावेरी इंजन प्रोग्राम से जो हमने सीखा है, उस सीख से हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके फाइनली हम अपने उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे जिसका सपना हमने कावेरी इंजन प्रोग्राम में देखा था। दरअसल आपको बता दें कि जेट इंजन को लेकर हम सब मानते हैं कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसको विकसित करना काफ़ी खर्चीला विषय है और ये चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी समझती है। इसीलिए उन्होंने ज़रूरती और गैर ज़रूरती जो खर्चे हैं उन सब को काफ़ी एनालाइज करने के बाद ये बताया कि अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स तक के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन इसका जो आउटकम होगा वो एक ऐसा स्वदेशी इंजन होगा जो हमें लंबे समय तक जो डिपेंडेंसी है अभी तक हमारी फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर, उससे आराम देगा और हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। खैर, जैसा मैंने कहा कि इंजन के लिए अभी जो पार्टनर है इसका नाम ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सैफरान ही है जो कि हमारे साथ मिलकर इंजन बनाने वाला है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है प्रोजेक्ट 77 एसएसएन प्रोग्राम को लेकर के। भारत इस समय प्रोजेक्ट 77 एसएसएन प्रोग्राम को लेकर, जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, काफ़ी गंभीर है। इसमें 6 परमाणु चलित जो अटैक पनडुब्बियाँ हैं वो बनाई जाएंगी। टाइमलाइन की बात करें, जो कील लेइंग है वो 2028 में हमें देखने को मिलेगी विशाखापट्टनम में, और जो इन सबमरीन के ट्रायल हैं वो 2032 से 33 तक शुरू हो जाएंगे और इनको तकरीबन 2036 के बाद कमीशन किए जाने की जो टाइमलाइन है वो सामने रखी गई है। बजट की बात करें तो सीसीएस ने 2024-25 में इसको मंजूरी दी थी। शुरुआती 2 सबमरीन के लिए तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अब इन एसएसएन में खास क्या होगा? ये सबमरीन दुश्मन की सबमरीन को हंट और डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, कैरियर बैटल ग्रुप से प्रोटेक्शन दे सकती है, लंबी दूरी की स्टेल्थ स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमें देंगी और लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता भी इनके अंदर उपलब्ध होगी। और ये अरिहंत से अलग होंगी, क्योंकि अरिहंत क्लास की जो सबमरीन है वो SSBN है, यानी न्यूक्लियर बैलिस्टिक डिफेंस के लिए यूज़ होती है। वहीं प्रोजेक्ट 77 एसएसएन होगी, जो कि अटैक रोल में अपने स्पीड के लिए, अपने मनूवरबिलिटी के लिए और ऑफेंसिव मिशन के लिए डिप्लॉय की जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्पष्ट कर दिया है कि वो शाहेद 136 जैसे सस्ते कामिकाज़ी लॉयटरिंग म्यूनिशन का निर्माण नहीं करेंगे। कंपनी अब केवल अपना फोकस हाई एंड अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल में शिफ्ट कर रही है। एचएएल बेसिकली कैट्स वॉरियर यूकैप, जो कि लॉयल विंगमैन ड्रोन है, इस पर पूरा ध्यान देगी और ये ड्रोन फाइटर जेट के साथ उड़कर स्ट्राइक मिशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉन मिशन जो है उनको पूरा करेंगे। अब शाहिद टाइप के ड्रोन्स क्यों नहीं बनाए जाएंगे? क्योंकि ये बेसिकली बताया जा रहा है कि ये लो कॉस्ट और एक्सपेंडेबल ड्रोन्स हैं, लेकिन एचएएल इनको बनाने के बजाय इस समय ये काम स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों पर छोड़ रही है कि आप शाहिद जैसे ड्रोन बनाएं, हम जो बड़े यूकैब हैं इन पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। यानी यहाँ पर बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि भारत में बनाए ही नहीं जाएंगे, बल्कि एचएएल ने कहा कि शाहिद टाइप के जो ड्रोन है ये लो कॉस्ट है और एक्सपेंडेबल हैं, तो क्यों ना इनको स्टार्टअप और प्राइवेट जो हमारी कंपनियां उनके कंधों पर जिम्मेदारी दे दी जाए और हम जो अपना प्राइमरी फोकस है वो यूकैप प्रोग्राम तक सीमित रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।